नमस्कार, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। नमस्कार। आज सबसे पहले बात हम करते हैं कोरोना वैक्सीन की। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 3 अलग अलग शहरों में जाकर कोरोना की वैक्सीन का जायजा लिया है। जानकारी के मुताबिक जिन 3 वैक्सीन का जायजा पीएम मोदी ने लिया है वो पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है सही वक्त का जब वैक्सीन आगे और कोरोना का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए पीछे हो जाएगा। दुनिया को कोरोना की महामारी से बचाने के लिए भारत नया अध्याय लिखने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे में जाकर वैक्सीन का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक जो दुनिया नहीं कर पाई वो भारत ने कर दिखाया है। आपको बता दें कि भारत में अलग अलग कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। अहमदाबाद में जायकोव डी नाम से वैक्सीन बन रही है। इसे जाइडस बायोटेक नाम की कंपनी बना रही है। ये वैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है। इसका आखिरी दौर का ट्रायल चल रहा है। हैदराबाद में कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन तैयार हो रही है। इसे भारत बायोटेक बना रही है। इसका ट्रायल आखिरी दौर में है। सब कुछ सही रहा तो जनवरी में इसके आने की उम्मीद जताई जा रही है। पुणे में कोविशील्ड नाम की वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश फार्मा कंपनी मिलकर तैयार कर रही है। इसका भी ट्रायल आखिरी दौर में है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी जगहों पर जाकर वैक्सीन के मौजूदा हालात का जायजा लिया। It will be a decision, with the health ministry to roll out hundreds of millions of doses in the first and second quarter of 2021. But that is only going to happen again, as I mentioned, once, we submit and it's all approved and the trials in the UK also go well. जब ये वैक्सीन आएगी तो इसकी कीमत क्या होगी, ये भी जरा जान लीजिए। हैदराबाद, वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन, कीमत 100 रुपए। पुणे, वैक्सीन का नाम कोविशील्ड, कीमत 222 रुपए। अहमदाबाद, वैक्सीन का नाम जायकोव डी, कीमत फिलहाल तय नहीं। आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में 41,322 नए संक्रमित मरीज आए हैं और कुल मामले बढ़कर 93,51,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,36,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सारे एसपीज को निर्देश दिया है कि इसको एग्जीक्यूट करें। उसमें पहले इसमें 500 रुपए फाइन था, जिसको बढ़ा के मास्क ना पहनने के लिए अब 1,000 रुपए कर दिया। और जो सोशल गैदरिंग है उसकी सरकार की जो सूचना है उसको वायलेट करने के लिए 5,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ऑन कन्विक्शन है, ये ऑन कन्विक्शन 8 दिन की जेल भी हो सकती है, 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन अब और किसी को अपनी जान इस महामारी से ना गंवानी पड़े, इसके लिए भारत ने कमर कस ली है। लेकिन जब तक वैक्सीन पूरी तरह से नहीं आ जाती, ढिलाई नहीं बरतनी है, क्योंकि दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर 2,000 रुपए तक का चालान करने के बाद भी लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली से भी सख्त कदम उठा लिए हैं, जहां मास्क नहीं पहनने पर 8 दिन की सजा का ऐलान किया गया है। मतलब साफ है कि कोरोना की वैक्सीन नहीं आने तक सावधानी रखनी ही है और इसके लिए राज्य सरकारों को कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं ताकि लोग कोरोना की गंभीरता को समझ सकें, इसे हल्के में ना लें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे अहमदाबाद अपने संवाददाता अभिजीत भट्ट के पास। अभिजीत, चूंकि सही समय का जिक्र किया जा रहा है और अगर वैक्सीन का सही समय देखा जाए तो पिछले 5 महीने से सही समय चल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे कोरोना विकराल रूप रख रहा है। लेकिन तमाम ऐसी जो दवाई की कंपनियां, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उसमें समय लगता है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि 3 जो शहर हैं उनमें से अहमदाबाद भी एक शहर है जिसमें वैक्सीन तैयार किया जा रहा है और वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी ने कहा कि सही समय पर वैक्सीन आएगी। क्या कोई जानकारी मिल पाई, वो सही समय कौन सा है? बिल्कुल, मैं बता दूं तो जिस तरह से आज
प्रधानमंत्री अपने मिशन वैक्सीन के दौरे पे अहमदाबाद से शुरुआत की और जायडस में आए थे सबसे पहले। और जायडस ने जो ज़ाइकोव-डी नाम का जो वैक्सीन डेवलप किया है उसके 2 फेज खत्म हो चुके हैं और अब तीसरे फेज में दिसंबर से उसका टेस्टिंग शुरू होने वाला है। तो प्रधानमंत्री के दौरे के बाद जब जायडस के चेयरमैन पंकज पटेल ने अपना रिएक्शन दिया, मीडिया को रिएक्शन दिया है, उसमें साफ शब्दों में उन्होंने बोला है कि जब प्रधानमंत्री ने हमारी जो कामगिरी है, जायडस के साइंटिस्ट की कामगिरी है, उनको एप्रिशिएट किया है और हमें प्रोत्साहित भी किया है और सही समय पे आएगी ये वैक्सीन, मतलब बहुत ही जल्द आने वाली ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि जायडस के जो ऑफिशियल्स है वहां से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक ये जो वैक्सीन है वो फरवरी तक अपने भारत में मिलना शुरू हो जाएगी, ऐसा अभी बोल रहे हैं। लेकिन ऑफिशियली अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बारे में अनाउंसमेंट करने वाले, क्योंकि ये जो जायडस का जो वैक्सीन है ज़ाइकोव-डी, जो वो पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है और स्वदेशी फॉर्मूला के ऊपर ही निर्माण किया गया है। बिल्कुल, भारत पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं और इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर भारतवासियों की निगाहें रही। दिन भर जो मुलाकात होती रही वो बहुत अहम रही और पुणे भी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। वहां के सीरम यूनिवर्सिटी में उन्होंने वैज्ञानिकों से बातचीत की। तस्वीरें भी हमने इंडिया न्यूज के दर्शकों को दिखाई। उर्वशी, आप वहां पर मौजूद थी, कैसी ये बातचीत रही, किन किन पहलुओं पर बात हुई और आगे का रास्ता अब कैसे तय होगा? जी, हम आपको बता दें कि किस तरह से आज का जो दिन रहा ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा मिशन वैक्सीन को लेकर। अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने 3 अलग अलग शहरों में ये विजिट की है, तीनों जो कोविड-19 वैक्सीन की जो कैंडिडेट्स हैं उनके इंस्टीट्यूट पे ये विजिट कर एक मॉरल बूस्टिंग का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। खास करके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहां पे उन्होंने ये बताया है और क्लेम किया है कि सबसे ज्यादा असरदार ये वैक्सीन है कोविशील्ड। ऑब्वियसली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पुणे में हो रहा है। यहाँ पे आदिर पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के खुद ओनर हैं, उन्होंने खुद ने भी पीसी लेकर ये बताया कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होनी है और जो लाइसेंस मिलेगी उससे मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे भी इफेक्ट नहीं होगा। कॉस्ट तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक इमरजेंसी लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो ये पूरा एक रोड मैप रेडी है, चीजें बस हम कह सकते हैं कि पाइपलाइन में है और पाइपलाइन में बिल्कुल सही कहा आपने और सही समय का इंतजार किया जा रहा है और वो सही समय कब आएगा, बहुत जल्द इसकी घोषणा हो सकती है। अच्छी खबर खासकर उन लोगों के लिए जो इस दंश और दर्द को झेल रहे हैं। शुक्रिया करेंगे अभिजीत जी का, शुक्रिया करेंगे हम उर्वशी का जो हमारे साथ बनी हुई थी। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोकतंत्र के उत्सव की। जी हाँ, हिंदुस्तान के ताज कश्मीर की घाटी में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार डीडीसी चुनाव हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। कश्मीर में ये चुनाव कई मायनों में खास है। इस चुनाव को रोकने के लिए कई साजिशें भी रची गई थी, कोशिश की गई थी कैसे भी करके चुनाव ना हो। अलगाववादी नेताओं ने कश्मीर के लोगों को भड़काने की कोशिश की ताकि वो इन चुनाव में हिस्सा ना ले पाए। लेकिन ये चुनाव हुआ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। कश्मीर की आवाम ने बैलेट से ऐसा जवाब दिया है कि सबकी विरोधियों की बोलती बंद हो गई। इस पॉलिटिकल प्रोसेस में कश्मीर के लोगों का, जम्मू के लोगों का पूरे जुनून और जज्बे के साथ पार्टिसिपेशन हो रहा है। बच्चों, इलेक्शन का बिगुल बज गया है। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज है और ताज में जैसे नग लगते हैं, डेवलपमेंट का नग लगा के उसको सजाएंगे। खुदा के लिए आज अपने लिए, अपनी बका के लिए, अपनी इज्जत के लिए वोट डालें। ये लंबी लंबी कतारें लोकतंत्र में आस्था की गवाह है। ये आर्टिकल 370 के खत्म होने पर सहमति की मुहर है। ये कश्मीर की जनता का बैलेट से आतंक पर प्रहार है। जम्मू कश्मीर में शनिवार को डीडीसी के लिए पहले चरण के लिए 43 सीटों पर वोट डाले गए। सुबह 7 बजे जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली।
बड़ी संख्या में लोगों ने घरों से निकलकर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। घाटी में कई जगह तापमान 0 तक पहुंच गया, लेकिन बावजूद इसके लोगों का जोश खत्म नहीं हुआ और दोपहर 2 बजे तक चुनाव खत्म होने तक पोलिंग बूथों पर भीड़ लगी रही। क्या है यहाँ पे, तो आज हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम जम्मू कश्मीर में भी रह रहे हैं आके। हम जो यूटी बनी है, जो ये 370 हटने के बाद, तब हमें आके ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि जो राइट टू वोट था वो हमें आज पहली बार मिला। जी होगा अच्छा, होगा अच्छा। ये मतलब हमारे गांव के जो मसाइल हैं उससे हो गए हल, लेकिन जो हमारे अपने मसाइल हैं, छोटे मसाइल हैं, वो हल होंगे। जी होगा, भरोसा है, फिर देखेंगे आगे क्या होगा, लेकिन भरोसा है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में पहली बार चुनाव हो रहे हैं, इसीलिए ये चुनाव कई मायनों में खास है, क्योंकि अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने डीडीसी चुनाव का बहिष्कार किया था और कश्मीर की आवाम से भी इन चुनावों में हिस्सा नहीं लेने को कहा था। लेकिन घाटी की जनता ने बता दिया कि अब कश्मीर में अलगाववादियों के दिन लग चुके हैं। ये नया कश्मीर है जिसे अमन चाहिए, विकास की रफ्तार चाहिए। लोगों को उम्मीद है डीडीसी चुनाव के बाद कश्मीर में बड़ा बदलाव होगा। वोट पोलिंग कर रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई है, तो इंशाल्लाह अच्छे से हो रहे हैं वोट पोलिंग। उम्मीदें तो काफी हैं, तरक्की होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए, इसीलिए तो पोलिंग हो रही है। इसीलिए सुबह के छोटे छोटे बच्चे दूध पीने वाले घर में छोड़ के भाऊ बहनें यहाँ पे आके लाइन में लगी हुई हैं, सब आप देख रहे हो। तो ऐसा है, हमारी यही अर्ज है सरकार से। ये गरीब लोग रहते हैं यहाँ, ये पहाड़ी इलाका है, बर्फानी इलाका है, इसमें फसल तो एक ही होता है, इसमें बहुत बराबर है। इसमें जो पढ़े लिखे हैं वो दर बदर हैं, जो मजदूर हैं उनको मजदूरी नहीं मिलती। तो इस इलाके में तामीर तरक्की के लिए हमने ये भरपूर वोट दिए हैं। कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान होना कश्मीर को हिंसा की आग में जलाने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है। ये उन लोगों को करारा जवाब है जो आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद दुनिया में भारत को बदनाम कर रहे थे। ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों को करारा जवाब है जो कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 को बहाल करने की बात करती है। क्योंकि देखा जाए तो इस चुनाव को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए गए। पाकिस्तान ने नगरोटा में एक बड़ी आतंकवादी साजिश रची, लेकिन किसी की कोई साजिश काम नहीं कर पाई। इसी का नतीजा है कि आज कश्मीर में लोकतंत्र का पर्व धूमधाम से मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता अजय जांड्याल के पास जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद है। अजय, अब हमने देखा कि खून जमाने वाली ठंड थी, लेकिन गर्माहट इस बात की थी कि लोकतंत्र का पर्व था। लोगों को उम्मीद इस बात की थी कि हम वोट डाल रहे हैं तो अपने इलाके के विकास के लिए। लेकिन ये जो लंबी लंबी कतारें हमने देखी, क्या इन लोगों की आंखों में वाकई वो चमक थी कि एक नई सुबह हम कश्मीर में देखेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से खासतौर पे कश्मीर वैली में पोल परसेंटेज आया है और आर्टिकल 370 टूटने के बाद 35 से खत्म होने के बाद, तब जब विपक्षी पार्टियां कश्मीर में लगातार इस चीज को कह रही थी कि दफा 370 टूटा है तो गलत हुआ है, जो केंद्र सरकार ने आज तक किया है वो गलत किया है, या राज्य में जो भी जो है मौजूदा सरकार का करनी है उससे उस पर सवाल उठाए थे, उसके बावजूद इस कदर पोल परसेंटेज कश्मीर में होना ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये साफ दर्शाता है कि कड़ाके की सर्दी -1-2 डिग्री टेम्परेचर जब रहता हो, 7 बजे सुबह उठकर पोलिंग स्टेशन पर आकर अपने मत का अधिकार जो घाटी के सेंसिटिव इलाके हैं अजय, जो घाटी के सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर आतंकवाद का सबसे ज्यादा कहर देखा जाता है, वहां पर किस तरीके की पोलिंग हुई है? देखिए, अगर आपको 25 सीटों की बात करें जिन पर आज वोटिंग हुई है, कश्मीर, खाली कश्मीर की बात करूंगा तो वहां पर साफ दर्शाता है कि सिर्फ पुलवामा को अगर हम छोड़ दें, 6% पुलवामा में पोलिंग हुई है, जो कि पहले मेरे ख्याल में 4% जो है वो पार्लियामेंट इलेक्शन में हुई थी। अगर इसके अलावा की बाकी इलाकों की बात करें तो कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर पोल परसेंटेज जो है वो 35% से कम हो। ज्यादातर इलाकों में 40% से ऊपर पोलिंग हुई है। ये साफ दर्शाता है कि कश्मीर में बदलाव आया है। लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र के पर्व में वो भाग लें और ज्यादा से ज्यादा
अपने मत का इस्तेमाल करके उन अपने नुमाइंदों को चुने। अगर जम्मू की बात करें तो ये पोल परसेंटेज 60% से ऊपर है। कुल पोल प्रतिशत जो है 51% से ऊपर और है। ये एक अच्छे संकेत हैं। अगर 51% पोल परसेंटेज है तो ये अच्छे संकेत हैं। ये तब है जब लगातार वहां पर चुनाव के बहिष्कार की बात और मांग की जाती रही, लेकिन एक अच्छे संकेत, एक अच्छी सुबह। इंतजार सभी को होगा परिणाम का। शुक्रिया करेंगे अपने संवाददाता अजय डांडल का। और अब आगे बढ़ते हैं। जी हां, अब बात करते हैं ओबीसी के गढ़ की, जहां बीजेपी का रण है। जी हां, बीजेपी ने अपना मिशन दक्षिण शुरू कर दिया है और इसके लिए सबसे पहले चुना है हैदराबाद को, जहां नगर निगम चुनाव है, जिसको लेकर आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली में पहुंचे। इससे एक दिन पहले जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष पहुंचे थे और अब कल गृह मंत्री अमित शाह सिकंदराबाद में रैली करेंगे। स्थानीय चुनाव के जरिए बीजेपी दक्षिण में खुद के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने हैदराबाद में डेरा डाल दिया है। शुक्रवार को नड्डा, शनिवार को योगी, रविवार को शाह। ओवैसी के गढ़ में बीजेपी का रण। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और बता दिया है कि चुनाव चाहे कोई भी हो, लड़ाई पूरी शिद्दत के साथ लड़नी चाहिए। शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली के बाद शनिवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ओवैसी के गढ़ ग्रेटर हैदराबाद में रैली करने पहुंचे। योगी के आने के बाद हैदराबाद में चुनावी सरगर्मियां और ज्यादा बढ़ गई। हम सबको इस बारे में सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ही और राजनीतिक पार्टी है जो यहां पर शहीद हुए उन बलिदानियों का भव्य स्मारक बना करके इस नगर को एक बार फिर से भाग्य नगर के रूप में बदल करके इसका गौरव बढ़ाने का कार्य कर सकती है। क्योंकि एक तरफ योगी रैली कर रहे थे, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। नहीं कल के चाय वाले से डरने वाले, नहीं कोई योगी खोगी से डरने वाले। तीसरी ओर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। देखने से लग रहा था कि ये स्थानीय चुनाव न होकर कोई लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन नगर निगम के चुनाव में जो जोश, जो ताकत बीजेपी ने दिखाई है, उसने ओवैसी के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। क्योंकि कल हैदराबाद में जेपी नड्डा ने रैली की थी, आज योगी ने रैली की और कल रविवार को गृह मंत्री अमित शाह सिकंदराबाद में रोड शो करेंगे। एक स्थानीय चुनाव में बीजेपी के 3 शीर्ष नेताओं का पहुंचना दिखाता है कि लोकतंत्र में चुने हुए नुमाइंदों में उसकी कितनी आस्था है। फिर चाहे चुनाव पंचायत का हो, नगर निगम का हो, विधायक का हो या फिर लोकसभा का हो, चुनाव को चुनाव के तरीके से ही लड़ना चाहिए। स्थानीय चुनावों के जरिए बीजेपी दक्षिण में खुद के लिए जमीन तैयार कर रही है। फिर चाहे हैदराबाद स्थानीय चुनाव के जरिए हो या फिर पश्चिम बंगाल में आर पार की लड़ाई के जरिए हो। क्योंकि सच यही है कि बीजेपी ने अगले साल तमिलनाडु में भी AIADMK के साथ हाथ मिलाकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ये बीजेपी का मिशन दक्षिण है, जिसे फतह करने की तैयारी शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो दक्षिण में बीजेपी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बंगाल की जो लड़ाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की लड़ाई की बात करते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी में फूट वहां पर मची हुई है। उसके नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं और अब शुभेंदु अधिकारी के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बंगाल की सियासत और ज्यादा गर्मा गई।
जी हां, जानकारी के मुताबिक अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। बीजेपी ने उन पर डोरे डालने शुरू कर दिए और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द इसकी घोषणा भी हो सकती है। ममता की सेना में फूट, मोदी का बंगाल कूच। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन बीजेपी की बंगाल पर चढ़ाई अभी से शुरू हो गई है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में टूट रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी एक दिन पहले टीएमसी नेता मिहिर गोस्वामी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा ही था कि अब शुभेंदु अधिकारी के कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद सियासी गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है कि अधिकारी कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी की तरफ से अभी तक बीजेपी में शामिल होने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बीजेपी शुभेंदु अधिकारी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। 10 साल से ज्यादा वक्त से जब भी पश्चिम बंगाल में कोई भी चुनाव आया, नंदीग्राम और खासकर सिंगूर हमेशा से ही एक आलोचना का केंद्र रह चुका है। और इस बार भी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो राजनीतिक लड़ाई देखने को मिल रही है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ से भी सिंगूर के इश्यूज को सामने लाने की कोशिश की जा रही है।